ओके दोस्तों, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड द मीन फ्री पाथ। ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स हमारा जैसे ही गैस के अंदर आएंगे, जैसे साथ आएंगे तो तुरंत ब्राउनियन मोशन में पागलों की तरह गोल 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 घूमेगा, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली आपस में टकराएगा ही टकराएगा। तो हम ये जानने के लिए ये इच्छा रखते हैं, जो ऑन एन एवरेज एक कंटेनर के अंदर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, राइट? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हर मॉलिक्यूल इंडिविजुअल लेवल पे एनालाइज करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हायर वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो डेफिनेटली ज्यादा बार कोलाइड करेंगे, और जो लो वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम कोलाइड करेंगे। बट हम जानना चाहते हैं जो ऑन एन एवरेज कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, राइट? तो पहली बात तो यह है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। क्या प्रेडिक्ट करना इंपॉसिबल है? नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, राइट? समझ में आया? वो तो हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम जानना चाहते हैं जो एवरेज में कितना हो रहा है, एंड एक्चुअली हम जो रिजल्ट निकालेंगे दैट वर्क्स एक्चुअली pretty well for gases with a very high level of accuracy। ठीक है? अच्छा, हमारा assumptions क्या क्या रहेगा इसमें? Obvious assumptions है, size of all molecule। जो पहला assumption है वो क्या है? Size of all molecules of a particular gas, of a particular gas are same। जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबका साइज जो है वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए हमेशा सेम रहने वाला है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा एजम्पशन जो रहेगा वो ये रहेगा, all molecules are spherical। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे हमारा स्फेरिकल होंगे। एंड थर्ड, we shall consider average velocity not average velocity, let me correct myself, average speed to be the speed of all molecules। ये 3 बेसिक assumption के साथ हम ये वाले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके, तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। ये काला कंटेनर का वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल्स टू वी। मैं क्यूबिकल ड्रॉ कर रहा हूं, क्यूबिकल का एजम्पशन कहीं पर नहीं लगाऊंगा। इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू वी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules equals to capital N, right? And a radius of each molecule is equals to R। हर एक मॉलिक्यूल का जो रेडियस है वो है R। ठीक है? अच्छा, मैं सबसे पहले यह जानने का इच्छा रखूंगा
collision frequency of one molecule. Collision frequency of one molecule. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z1 से. ठीक है, राइट. नाउ क्या है फंडा, समझो. मेरे पास अगर मान लो दो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल को फिलहाल के लिए स्टेशनरी मान लो, दूसरा वाला मॉलिक्यूल को फिलहाल के लिए एक बार के लिए स्टेशनरी मान लो. ये वाला मॉलिक्यूल इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट. ये वाला मॉलिक्यूल का भी रेडियस है r और ये वाला मॉलिक्यूल का रेडियस है r, राइट. तो इन दोनों का सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है वो है मान लो d, राइट. इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है t. देखो अब तीन पॉसिबिलिटी आ सकती है. क्या क्या? d इज लेस देन 2r. अच्छा, d अगर 2r से कम होगा तो जाने के दौरान ऑब्वियस सी बात है ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेगा ही करेगा, हाँ कि ना. दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू 2r, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा. d अगर एग्जैक्टली 2r है तो ये दोनों आपस में ऑब्वियस सी बात है ग्रेज करेगा. ग्रेज करने को भी हम कोलिजन मान लेते हैं, ठीक है ना. जस्ट ग्रेजिंग को हम कोलिजन मान लेते हैं. और d अगर ग्रेटर देन 2r है तो नो कोलिजन. d अगर हमारा 2r से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों मॉलिक्यूल्स चलने के दौरान आपस में कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले डेरिवेशन को चालू करने से पहले हम एक और एजम्पशन मारेंगे. हाँ, ऑब्वियस सी बात है वो गलत एजम्पशन है. पहले हम वो एजम्पशन को लेंगे और फिर हम वो एजम्पशन को हटाएंगे. लेट्स सी. हम पहले ये मानेंगे ऑल बट वन molecules are frozen. जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर सारे के सारे फ्रोजन हैं, यानी वो मूव नहीं कर रहे हैं. केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल जो है वो हमारा गैस के अंदर मूव कर रहा है, राइट. तो दोस्तों ये है वो मॉलिक्यूल जो हमारा मूव कर रहा है, ठीक है. ये है उस मॉलिक्यूल का सेंटर. ऑन एन एवरेज ये यू एवरेज से चल रहा है. तो सब कुछ बात हम एवरेज पे ही करते हैं. पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस बात तो हम कर ही नहीं सकते, हम औकात ही नहीं रखते हैं. सो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 1 सेकेंड में ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा L, दैट विल बी इक्वल्स टू U एवरेज इंटू 1. दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. इन 1 सेकेंड. मानते हो या नहीं? राइट. अब ध्यान दो, बाकी मॉलिक्यूल स्पेस में कहीं पर भी फैला हुआ है. बाकी मॉलिक्यूल स्पेस में कहीं पर भी फैला हुआ है. और क्योंकि हम गैस को हमेशा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मानते हैं तो हम ये बोल सकते हैं जो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है, जो बाकी बचा हुआ मॉलिक्यूल्स है, rest all molecules
are frozen in equally spaced condition. अच्छा, कैपिटल एन हैज टू बी वेरी वेरी हाई. लो वैल्यूज ऑफ एन के लिए तो कुछ भी चीजें वैलिड नहीं है, तो n माइनस वन इज प्रैक्टिकली n. ठीक है, तो मैं n माइनस वन कहीं पर लिखूंगा नहीं, वो प्रैक्टिकली n ही है. अगर मान लो 1 मोल गैस है तो 6 × 10⁻23 के सामने 1 को मैं ऑब्वियस सी बात है डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो उसको मैं पहले ही नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं. तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर डेंसिटी n स्टार क्या होगा? इट विल बी n बाई कैपिटल V. Number of molecules per unit volume, that is called the molecular density, that is n star, that will be equals to total number of molecules divided by phi. n minus वन लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, मेरी मर्जी. ठीक है, ओके, चलो. सुनाओ, अब ध्यान दो, ये वाले मॉलिक्यूल से जो 2r दूरी पे जितने भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर होंगे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जस्ट ग्रेस करेंगे. जिनके सेंटर इसके नीचे होंगे वो हमारा हिट करेगा, और जो इसके ऊपर होगा वो हमारा डेफिनेटली मिस हो जाएगा. राइट? सो ये वो मेरा मॉलिक्यूल है. मैं यहां पर एक सिलेंडर बना दे रहा हूं ऑफ रेडियस 2r, लेंथ uv. ये जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा u एवरेज है. मैंने एक सिलेंडर बना लिया. ठीक है, इसका सेंटर को सेंटर रखते हुए ये मेरा एक्सिस है जिस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है, तो ये है मेरा u एवरेज. इससे वो मूव कर रहा है अलोंग दिस एक्सिस. तो उस एक्सिस को लेते हुए मैंने एक 2r रेडियस का क्या कर लिया? एक सिलेंडर बना लिया. अच्छा, 2r को हम सिग्मा बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द कॉलिजन रेडियस. अच्छा, ये सिग्मा का कोई सरपैंड नहीं है. बहुत लोग ये 2 सिग्मा को सिग्मा बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिजन डायमीटर. तो कॉलिजन डायमीटर जो है वो मेरा 4r है, ध्यान देना. ठीक है, कुछ लोग कॉलिजनल क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये वाला पूरा चीज को सिग्मा बोलते हैं. तो वहां पर क्या टर्म बोला है? कॉलिजन क्रॉस सेक्शन बोला है, या कॉलिजन रेडियस बोला है, या कॉलिजन डायमीटर बोला है, वो डेफिनेटली एक बार ध्यान देना. मैं ये वाला चीज को सिग्मा मान रहा हूं. ठीक है, जो मेरा कॉलिजन रेडियस है. ठीक है, कॉलिजन डायमीटर बोलेगा तो कॉलिजन रेडियस डेफिनेटली उसका आधा होगा. और ये भी हो सकता है जो वो पूरा का पूरा पाई इंटू 2r का स्क्वायर करके दे दे और उसको वो सिग्मा बोले. सिग्मा का यूनिट अगर मीटर स्क्वायर वगैरह है फिर तो डेफिनेटली कॉलिजन क्रॉस सेक्शन बोला है. अदरवाइज वो कॉलिजन रेडियस या डायमीटर बोल सकता है. उस चीज में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा. इसका कोई सरपैंड नहीं है, हर जगह पे अलग अलग सिग्मा डिफाइंड है. ठीक है, इन जनरल इन सबको हम एक साथ बोलते हैं कॉलिजन पैरामीटर. इन सबको हम एक साथ जो बोलते हैं वो बोलते हैं कॉलिजन पैरामीटर. राइट? अच्छा, अब ध्यान देना, जितने भी मॉलिक्यूल्स के सेंटर इस सिलेंडर के अंदर लाई करेगा, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली इसके साथ कोलाइड करेगा. यानी ध्यान देना, ये वाला मॉलिक्यूल ये डेफिनेटली हिट होगा,
ये वाला मॉलिक्यूल जिसका सेंटर नीचे है वो डेफिनेटली मेरा हिट होगा। बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो डेफिनेटली मिस होगा, या फिर ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल है जिसका सेंटर नीचे है तो वो वाला भी मिस होगा। यानी हम क्या लिखेंगे? ओनली दोज मॉलिक्यूल्स will collide which have center within this cylinder। इस सिलेंडर के अंदर जिनके सेंटर होगा, ठीक है, केवल वही सारे मॉलिक्यूल्स हमारे कोलाइड करने वाले हैं। और ध्यान देना, क्योंकि एक सेकेंड में ये यू एवरेज जितना डिस्टेंस कोलाइड करेगा तो इफेक्टिवली इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी के साथ वो कोलाइड करेगा और एक सेकेंड में उतना ही कलिशन ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा देने वाला है, राइट। अब ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना होने वाला है? दैट इज इक्वल्स टू वी डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यू एवरेज, राइट। बट मॉलिक्यूलर डेंसिटी में जानता हूं कितना है मेरे पास, एन स्टार। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा मेरे पास? कहां पर? इन दिस सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना? एन स्टार इंटू वी डैश, दैट इज इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार इंटू यू एवरेज। ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ कि ना? आई होप ये समझ में आया होगा। चमका या नहीं चमका? राइट। और इतना ही मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने वाला है। सो नंबर ऑफ कलिशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलिशन पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास? जितने मॉलिक्यूल्स है उसके इक्वल। इसको मैं बोल देता हूं Z1 डैश, दैट इज इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार इंटू यू एवरेज। ओके, तो अगर मान लो कोई एक गैस कंटेनर है जिसके अंदर सारे बट एक मॉलिक्यूल फ्रोजन है, ठीक है, केवल एक मॉलिक्यूल मेरा मूव कर रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स फ्रोजन है, तो वो वाला मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज पर यूनिट टाइम इतने कोलाइड करेंगे और पर यूनिट टाइम के अंदर जो कलिशन करेगा वही है उसका कलिशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, लेकिन असलियत तो यह है जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहा है। पहले मैंने इससे Z1 डैश डिराइव तो किया हूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये कलिजन फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्चुअल में तो डेफिनेटली भयंकर तरीके से मूव कर रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी के कारण ऑब्वियस सी बात है कलिजन का अमाउंट कुछ तो बढ़ जाएगा, हाँ कि ना कोई एक फैक्टर से तो बढ़ेगा। सो इफ वी कंसिडर all particles to be moving
ठीक है, तो इन दैट केस जो हमारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आएगा, तो जो मेरा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आएगा Z1, वो Z1 कितना आएगा? असली Z1 जो है, देखो इनमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार तो बिल्कुल सही है, लेकिन यू एवरेज के जगह पे हमें यू रिलेटिव का एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। यानी हम लोग स्टेशनरी के लिए डिराइव किए हैं, तो स्टेशनरी बनाने के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी लगाना पड़ेगा। हम केवल एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हम नहीं पूछ सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल है, इसका एवरेज स्पीड है यू एवरेज और दूसरे वाले का एवरेज स्पीड है यू एवरेज, लाइक दिस। एंगल बिटवीन देम कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, हाँ कि ना? अगर दोनों मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो दोनों मॉलिक्यूल के वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 180। एंड नाउ क्योंकि हमारे गैस जो है वो बिल्कुल रैंडम मोशन में है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑन एन एवरेज में वो एंगल क्या लूंगा जो सबसे रीजनेबल हमारा एवरेज होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर 1 पे होगा तो कोई 179 पे होगा, कोई 2 होगा तो कोई 178 पे होगा। अगर मैं ध्यान दूं, ऑन एन एवरेज दैट एंगल कैन बी टेकन एज 90 डिग्री। यानी ऑन एन एवरेज में यह मानूंगा एक पार्टिकल अगर मेरा इस डायरेक्शन में यू एवरेज से मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में 90 डिग्री बनाता हुआ मूव करेगा। सो दिस विल बी द बेस्ट पॉसिबल रीजनेबल लेवल ऑफ एजम्पशन, राइट? तो मेरे पास यू एवरेज कितना आ जाएगा? ये यू एवरेज है, ये यू एवरेज है, तो यू रिलेटिव का जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट यू एवरेज स्क्वायर प्लस यू एवरेज स्क्वायर सिंपल वेक्टर एडिशन, सो दैट इज इक्वल्स टू √2 इंटू यू एवरेज, जो मैं वहां पर डाल देने वाला हूं, एंड दैट विल गिव मी द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट चीज हमने डिराइव कर दी है, एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम जितना कोलाइड करता है Z1, दैट इज इक्वल्स टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार इंटू यू एवरेज। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला बहुत लोग रट्टा मार के चले जाते हैं बिना ये वाला डेरिवेशन करे। एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसे बोला था एक्चुअल में जो एज्यूम करो जो एक के अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल फ्रोजन हैं, तब Z1 पूछा था, तो वहां पे √2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। वहां पर जो हमारा इनिशियल डेरिवेशन का एजम्पशन है वही लेने के लिए बोला था। तो ये दोनों फॉर्मूला क्या क्या कंडीशन में आता है, क्या लॉजिक है, वो हमें डेफिनेटली समझना पड़ेगा। सो एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम इतने कॉलिजन्स हमें देने वाला है, राइट? दैट इज कॉल्ड Z1। ओके दोस्तों, तो जब हम लोगों ने ये Z1 डिराइव कर लिए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग अब दो इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? फर्स्ट इज द मीन फ्री पाथ। नाउ व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? देखो दोस्तों, कल हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन डिस्कस किए थे,
राइट। तो ब्राउनियन मोशन में हम लोगों ने देखे थे जो मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन के अलोंग रैंडमली कैसे भी करके मूव कर रहा है वो हमारा प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और ये हम लोग ये भी नहीं देख सकते हैं जो ये जो लेंथ्स है वो हमारे इक्वल होंगे, वो तो डेफिनेटली नहीं होंगे, हाँ कि ना। तो मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज मीन फ्री पाथ दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस traveled by a molecule on average between two successive collisions। दो सक्सेसिव collision के बीच में एक पार्टिकल ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं उस पार्टिकल का मीन फ्री पाथ यानी लैम्डा, राइट। अच्छा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है Z1, तो डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, क्या होगा? ऑब्वियसली दैट इज इक्वल्स टू 1/Z1। एक सेकेंड में Z1 कॉलिजन्स होते हैं, तो दो कॉलिजन के बीच का टाइम जो होगा डेल्टा टी वो डेफिनेटली मेरे पास कितना आएगा 1/Z1, राइट। एंड ध्यान देना नाउ एवरेज स्पीड हम लेने वाले हैं। ऑन एन एवरेज speed can be taken as speed of molecule can be taken as क्या लिख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है यू एवरेज, हाँ कि ना। अब देखो पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए कोई भी एनालिसिस करना संभव ही नहीं है, राइट। बट ऑन एन एवरेज तो मैं मान सकता हूं जो पार्टिकल जो है वो हमारा यू एवरेज से मूव किया है। सो जो मेरा लैम्डा होगा कैन आई से दैट विल बी इक्वल्स टू द यू एवरेज इनटू डेल्टा टी, राइट। डिस्टेंस इज स्पीड अप इनटू टाइम, राइट। Speed will be taken as U average and time will be taken as delta t, समझ में आया होगा, right? So lambda will be equals to U average into 1/Z1 and now Z1 का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, so that is equals to √2 pi sigma square n star into U average, okay? So U average gone, so lambda is equals to 1/√2 pi sigma square into n star। ये मेरे पास हो जाएगा द मीन फ्री पाथ एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अच्छा, लैम्डा किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर में डिपेंड करता है, उसके बारे में एक बात देखो। मैं दोनों का एक बार साथ में देखना चाह रहा हूं। अच्छा, ध्यान देना, n स्टार is total number of molecules by V, and total number of molecules is nothing but number of moles into Avogadro number by V. Now if I see N by V into Na, अच्छा N by V क्या होता है?
N by V क्या होता है बताओ? PV इक्वल्स टू NRT, तो N by V में लिख सकता हूं P by RT. So this will be P by RT into the Avogadro number, and Na को नीचे ले आओ, R by Na will be K, the Boltzmann constant. So N star will be equals to क्या? P by KT, राइट? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, लैम्डा जो है वो मेरा किस पे डिपेंड करता है? √2 पाई और सिग्मा तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन गैस. भाई सिग्मा जो मेरे गैस का जो भी रेडियस है वो है, लेकिन जो भी है वो एक कांस्टेंट है. सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 by n star. So lambda will be proportional to T by P. मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा मीन फ्री पाथ बढ़ेगा. लॉजिकल ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल का स्पीड अगर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है. अगर मान लो मैं गैस को स्क्वीज करूंगा, तो स्क्वीज करने पे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, तो जल्दी टकराएंगे, और जल्दी टकराएंगे तो वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डेफिनेटली कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, राइट? अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर में अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस डाला तो मीन फ्री पाथ कांस्टेंट है. टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है? T by P है, लेकिन अल्टीमेटली लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 by n स्टार है. यानी जब तक मैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रख दूंगा, लैम्डा मेरा प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. तो इन अ फिक्स्ड कंटेनर for fixed amount of gas, lambda is constant. लैम्डा जो है उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा. अरे बाय द वे Z1 का डिपेंडेंसी कैसा है एक बार देख लो. तो हमने ये देख लिया है n स्टार प्रोपोर्शनल टू P by T, राइट? और U एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है? एंड ऑब्वियसली √M वो भी लिख सकता हूं. इसे एक बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा मैं. ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन याद करना, अभी डिराइव होने वाला है थोड़ी देर में. n स्टार प्रोपोर्शनल टू P by T, U एवरेज प्रोपोर्शनल टू √T by √M, ठीक है? √8 RT by pi m, वो कांस्टेंट भाग में जाए. प्रोपोर्शनल तो इसी के साथ है. तो Z1 is proportional to n star into U average. So Z1 will be proportional to, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो that will be proportional to P by √MT. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद करो. इनफैक्ट डिफ्यूजन तो कुछ और ही होता है. यही वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने लाए थे. देखो, जो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने का फ्रीक्वेंसी होगा, दीवार के साथ कोलाइड करने का फ्रीक्वेंसी भी फैक्टर्स तो वही होंगे. हाँ ठीक है, अमाउंट नंबर्स डिफरेंट होता है, वो हमने देखे हैं, लेकिन फैक्टर्स तो वही होंगे, राइट? और दीवार के साथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जितना कोलाइड करेगा दोस्तों, उसी रेट से तो होल के थ्रू बाहर आएगा. जो वो होल वाले जगह पे कोलाइड करने जाएगा, वही वाला मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा,
राइट। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन का जो एक्चुअल फॉर्म है वो हम देख सकते हैं, Z1 इज प्रोपोर्शनल टू P by root over M into T. I hope this part is perfectly understood. Right. अब इसके बाद हम लोग किस चीज में जाएंगे? नंबर ऑफ bimolecular collisions, number of bimolecular collisions per unit time per unit volume. Number of bimolecular collisions per unit time per unit volume, वो मुझे देखना है, and that is given as Z11. यानी ये क्या दिखाता है Z11? पर यूनिट वॉल्यूम जो दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है उसका एक सेकंड में संख्या क्या है, राइट? ओके, सुनो, ध्यान दो। एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम collisions done by one molecule per unit time क्या होगा? That is equals to obviously Z1, ये तो हमने देख लिए हैं, राइट? तो एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है Z1 बार, सो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? वही तो मेरा मॉलिक्यूलर डेंसिटी है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम is equals to n star, हाँ कि ना? तो एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है Z1 बार और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n स्टार। सो टोटल कॉलिजन्स इक्वल्स टू Z1 इंटू n स्टार। समझ में आया है या नहीं आया है? एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है Z1 बार तो n स्टार मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, Z1 इंटू n स्टार बार बकवास बाय 2 बाय 2 क्यों? दो मॉलिक्यूल A और B है, A और B, A B के साथ कोलाइड करे या B A के साथ कोलाइड करे, वो दोनों तो सेमी कॉलिजन है, वो एक ही कॉलिजन माना जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने Z1 में n स्टार हम गिन रहे हैं तो हम हर कॉलिजन को डबल काउंट कर रहे हैं या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली हम कर रहे हैं। यानी हम जो कर रहे हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ हैंडशेक्स है। अगर मान लो 10 लोग हैं, कोई भी हर किसी के साथ हैंडशेक कर सकता है, ठीक है? तो चलो 2 लोग ले लो और आसान कर लो। 2 लोगों के बीच में कितना हैंडशेक होंगे? डेफिनेटली 2 नहीं होंगे, एक ही होंगे। ए बी के साथ हैंडशेक करे या बी ए के साथ हैंडशेक करे, वो 2 हैंडशेक थोड़ी ना गिनोगे, वो तो इफेक्टिवली एक ही हैंडशेक है ना। तो ए मॉलिक्यूल बी के साथ कोलाइड करे या बी मॉलिक्यूल ए के साथ कोलाइड करे, वो डेफिनेटली 2 अलग कॉलिजन की तरह ट्रीट नहीं हो सकता है, वो हमारा सिंगल कॉलिजन की तरह ही ट्रीट होगा। सो Z11 will be equals to Z1 into n star by 2. So that will be equals to root 2 pi sigma square into n star into U average by 2. तो Z11 का जो फॉर्मूला आ गया that is pi sigma n star square।
पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2. So this is the number of bimolecular collision that is going to happen. ठीक है, that is called Z11. अच्छा, इसके अलावा अब और क्या केस बच गया? ध्यान दो, हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू गैसेस है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है गैस ए का रेडियस जो है वो है RA, और U एवरेज को हम ले लेंगे UA इसका फॉर गिवन टेम्परेचर, और मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो है वो है कितना? दिस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर डेंसिटी NA स्टार। एंड सिमिलरली गैस बी के साथ अगर मैं कंसिडर करूं तो इसका रेडियस जो है वो मान लो है RB, इसका जो एवरेज स्पीड है वो है मेरा UB, और मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो है वो है मेरा NB स्टार। ठीक है, तो मैं A का कॉलिजन अगर B के साथ देखूं, अगर मैं A का कॉलिजन B के साथ देखूं तो पहली बात ध्यान देना, जो सिग्मा होगा, सिग्मा विल बी सिंपली RA प्लस RB। ठीक है, सिग्मा विल बी सिंपली इक्वल्स टू RA प्लस RB। कोई दिक्कत? आई होप नहीं। अच्छा, तो मैं A को कंसिडर करता हुआ, मैं कंसिडर A को कर रहा हूं, ध्यान देना, और A को कंसिडर करता हुआ सिलेंडर बना रहा हूं, और B का मॉलिक्यूल्स को मैं राइट नाउ फ्रोजन कर दिया। B का मॉलिक्यूल्स जो है वो मेरा फ्रोजन है, A वाला मॉलिक्यूल मेरा मूव कर रहा है, तो ये वाला जो सिलेंडर का वॉल्यूम हम बनाएंगे दैट विल बी सिंपली UA का लेंथ, और ये वाला जो रेडियस है वो तो मेरा डेफिनेटली सिग्मा है। ठीक है, तो ये वाले जो कोलाइड करेगा Z1, वो Z1 कितना होगा? बाकी B का मॉलिक्यूल को मैंने फ्रोजन मान लिया, तो Z1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू U एवरेज इंटू NB स्टार। राइट, समझ में आया? क्योंकि A का तो B के साथ कोलाइड करना है, A का आपस से कॉलिजन वो तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, वो तो जो होगा होगा। मैं तो ये देख रहा हूं जो A B के साथ कितने बार कोलाइड करेगा, तो मुझे B का मॉलिक्यूलर डेंसिटी जो है वो हमें डेफिनेटली निकालना पड़ेगा। अच्छा, बट UA तो एक्चुअल में गलत है, तो हम क्या करेंगे, UA और UB एवरेज के लिए 90 डिग्री ले लेंगे। राइट, तो U रिलेटिव एवरेज मेरे पास कितना आ जाएगा, √UA स्क्वायर प्लस UB स्क्वायर। राइट, समझ में आया? तो इसको मैंने वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो A का एक मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो दोस्तों जो पर यूनिट वॉल्यूम A के कितने मॉलिक्यूल्स है, NA स्टार, तो ऑब्वियस सी बात है Z12 जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू
Na स्टार इंटू Z1। अच्छा, इसमें बाय टू मत करना, यहां पे कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है। यहां पर ए का बी का, देखो पहले तो हमने बी के मॉलिक्यूल्स लिए हैं सारे, और अब यहां पर जो है वो डेफिनेटली हमारा ए का मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो यहां पर जो कोलिजन है वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ है, तो यहां पर सिंपली N स्टार इंटू Z1 होगा, बाई 2 नहीं होगा। इस बात पे ध्यान देना, हमने यहां पर कहीं पर भी कोई रिपीटेशन नहीं ले रहे। यहां पे दो सेम मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, यहां पे तो अलग अलग ए का एक मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बी के साथ इतने बार कोलाइड कर रहा है। ऑब्वियसली यूए के बदले ये रखूंगा, ये करेक्ट है। तो ए का पर यूनिट वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स है कितना मेरे पास, NH स्टार। तो ऑन एन एवरेज जो बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन होगा Z12, that will be equals to Z1 into N star. So that will be equals to pi sigma square N star NB star into under root US square plus UB square। ये है मेरे पास Z12 का वैल्यू। अगर मेरे पास दो अलग अलग गैस है तो इन दैट केस हमारे पास इतने कोलिजन्स आने वाले हैं। अगर इस फॉर्मूले को बहुत सारे तरीके से लिखते हैं, यूए की जगह पे लिख देते हैं अंडर रूट 8RT बाई पाई एम, ठीक है। एंड वहां पे फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, भाड़ में जाए, वो मैं याद नहीं करवाता हूं, रिड्यूस्ड मास का, ठीक है। रिड्यूस्ड मास के टर्म्स पे लिखते हैं। रिड्यूस्ड मास होता है MA इंटू MB बाई MA प्लस MB, ठीक है। उन सब के टर्म्स में आंसर लिखा हुआ होता है, कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। डायरेक्टली हम इस फॉर्म में याद रखेंगे उसको, ठीक है। समझ में आया? सिंपल फॉर्मेट है, यूए और यूबी निकालेंगे, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो दोस्तों, हम लोगों ने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में और जो मीन फ्री पाथ है उसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो कायदे से हम लोगों का सब कुछ खत्म हो गया है। बस मैं एक लास्ट फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे सिलेबस में नहीं है, गलती से आ जाए इसलिए मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। दैट इज अ लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, सिलेबस में नहीं है।